अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। काफ़ी देर से लोगों के सवालों के जवाब दे रहा था, ऐसे दिल किया नीचे ज़मीन पे बैठा हुआ था, ऐसे थक जाता था, थोड़ी देर के लिए म्यूज़िक सुन लेता और फिर लोगों के सवालों का जवाब दे देता। वॉइस में से रिकॉर्ड करके भेज रहा था, कुछ कॉल्स भी बीच में से ले रहा था जिनकी एमरजेंसी का मसला था, तो उनके मुल्क के हिसाब से टाइम दे के उनको कॉलें भी कर रहा था। कहानी सुनी तो मैंने कहा एक छोटी सी कहानी ही चले आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर लेता हूँ। आजकल मेरा जो फोकस है ऑफ कैमरा स्टोरी के अलावा काफ़ी अर्सा जो लोगों से राब्ते में नहीं रहा, जो अपने मसाइल के लिए मुझसे रब्ता करते हैं, सवाल जवाब करते हैं, तो उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई कर रहा हूँ। जितने भी पहले मैसेज आए हुए थे उनको बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर रहा हूँ और लाइव भी आजकल मैं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो कहानी एक मुझे शाहनवाज़ ख़ान उनका नाम है, उन्होंने कहानी भेजी है और उन्होंने कहा ये कहानी ज़रूर प्रोग्राम में शामिल कीजिए। मेरी इस कहानी से बहुत ज़्यादा जो मेरे दिल में ख्वाहिश है कि लोग इसका मुझे जवाब भी दें और शायद उनके लिए कोई सबक आमोज़ ये कहानी साबित हो। शाहनवाज़ ख़ान कहते हैं, जिस शख्स की कहानी हो सकता है वो मैं हूं, जिस शख्स की कहानी हो सकता है वो मेरा कोई दोस्त हो, मिलने वाला हो, लेकिन उम्मीद है ये कहानी मेरी तरह लोगों के दिलों में बहुत ज़्यादा सवाल छोड़ जाएगी। तो इसका उन्होंने कहा आप नाम जिसका कहानी जिनके नाम से करनी है उनका नाम आप साहिल कर लीजिएगा। साहिल एक मोहल्ले में रहता था। साहिल की शक्ल सूरत ठीक थी, ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत था ना बहुत ज़्यादा बदसूरत, एक दरमियानी शक्ल का मालिक था। और ऐसे मोहल्ले में उसने आंख खोली थी जहाँ पे तमाम मोहल्ले वाले एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते थे। कहानी उन्हीं दिनों की है कि जब इंसानों के बीच में प्यार था, इंसान गहमा गहमी में नहीं था, कि ऐसी गहमा गहमी में इंसान खो सा गया है कि आज ना अपना होश रहा ना हमसायों का। दोस्तों से भी मिलना हो तो सोशल नेटवर्क पे, व्हाट्सएप, फेसबुक और इस तरह की ऐप्स पे वो दोस्तों से मिल लेता है। प्रैक्टिकली जब लोग टाइम निकाल के बैठते थे, गपशप करते थे, आज वो कहीं बहुत पीछे चला गया है। साहिल भी यूं बड़ा हो रहा था, तालीम अपनी स्कूलिंग जारी रखे हुए था, तो वहीं तालीम के साथ साथ उसकी ख्वाहिश थी कि महल्ले वाले मुझसे डरें, महल्ले वाले मेरी रिस्पेक्ट करें, महल्ले में मेरा नाम हो। वो चाहता था महल्ले में मैं सबकी आंखों का तारा बन जाऊं। तो वो आए दिन सोचता रहता था ऐसा मैं क्या करूं कि सब मुझे लाइक करना शुरू हो जाए। वहीं पे कुछ और भी उसके मोहल्ले के 3-4 लड़के दोस्त बन गए। वो आपस में बैठते, गपशप करते और एक दिन उन्होंने फैसला किया क्यों ना हम लोग अपना एक अखाड़ा बना लें। हमें पहलवानी तो नहीं करनी, लेकिन हम अपने जिस्म को कसरती जिस्म बनाएं, खूबसूरत जिस्म बनाएं, हट्टा कट्टा जिस्म बनाएं, ऐसा मजबूत किस्म का जिस्म बनाएं कि जहां से भी मोहल्ले से हम गुजरें तो मोहल्ले वाले देख के हमें डरें। वो लड़के भी कुछ फ्री थे, उन्हीं में साहिल ऐसा था जो पढ़ भी रहा था और ऐसा शौक भी रखता था। यूं उन लड़कों ने मिल के एक जगह पे प्लाट ही प्लाट होते थे, अब तो कोई जगह ही नहीं बची कहीं पे। उन दिनों में जब ये जिन दिनों की कहानी है, जो मोहल्ले होते थे, मोहल्लों के साइडों पे काफ़ी जगह खाली पड़ी होती, तो वहीं पे एक जगह का इंतखाब करके वो कहते हैं हमने मट्टी खोद दी, उसको बेहतरीन से एक अखाड़ा बना दिया। वहाँ पे हम सरसों का तेल अपने जिस्म पे लगा के पहलवानों की तरह उठक बैठक करते, वर्जिश करते और अपने जिस्म को आज के मॉडर्न बॉडी बिल्डर्स की तरह बनाने की कोशिश करते, जिस्म को एक शेप देते। वहीं पे एक दोस्त ने कहा हमें जोडो कराटे भी सीखने चाहिए। तो हमें सिखाएगा कौन? हमारी ख्वाहिश थी इसी अखाड़े में ही कोई ऐसा बंदा आए जो आके हमें जोडो कराटे भी सिखाए। तो वहीं पे एक लड़का हमारा दोस्त बना, उसको जोडो कराटे आते थे। उसका नाम फर्जी है, जवाद था। जवाद को भी हमने अपने साथ मिला लिया। यूं जवाद
साहिल और बाकी तीनों लड़के, 5 लड़कों का एक ग्रुप बन गया। वहाँ पे जूडो कराटे की प्रैक्टिस भी करते, मार्शल आर्ट भी सीखते और पहलवानी भी करते। इन लड़कों में सबसे जिसका लंबा और चौड़ा कद था, जिस्म भी बहुत भारी भरकम था, मतलब मोटापा तो नहीं लेकिन लंबा चौड़ा और बेहतरीन जिस्म था, वो साहिल था। यूं सारे साहिल को अपना उस्ताद उस्ताद कहना शुरू कर दिया, क्योंकि साहिल पढ़ा लिखा भी था और जो बाकी लड़के थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, सिवाय जवाद के, जो थोड़ा सा पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ चुका था। वक्त गुजरता रहा, महल्ले की ये दोस्ती थी। ऐसी दोस्तियां कई सौ सालों पे मोहित होती हैं। वहीं महल्ले में एक लड़की जिसका नाम राबिया था, वो बहुत ही उस महल्ले की हसीनो जमील लड़की थी। नदीम बचपन से ही साहिल बचपन से ही उसको पसंद करता था, उसको देखता रहता था। कभी जुर्रत नहीं हुई थी उससे बात कर सके, लेकिन वो उसकी दिल की रानी थी। वो कभी दिल का हाल तो उसको नहीं कह सका था, लेकिन जब भी गुजरता तो उसके घर के सामने से गुजरते हुए ऊपर की तरफ देखता कि वो अपने घर की ऊपर वाली मंजिल पे कहीं कपड़े डालने के लिए तो नहीं आई हुई, क्योंकि उन दिनों में अक्सर होता था, आज गली मोहल्लों में तो आज भी है, लड़कियां जब अपनी छतों पे कपड़े डालती थी, बालकनी में डालती थी, तो लड़के नीचे से गुजरते हुए देखते थे। इस अंदाज का बना हुआ उसका घर था कि नीचे से जब साहिल गुजरता तो बार बार ऊपर देखता कि कहीं वो हसीना महजबीन राबिया उसको नज़र आ जाए, और जिस दिन वो देख लेता उस दिन वो बहुत खुश होता। मोहब्बत परवान चढ़ती रही, और यूं जो उसके बाकी भी दोस्त थे वो भी उस महल्ले की किसी न किसी लड़की को प्यार करते थे, लेकिन इजहार उनमें से आज तक कोई भी नहीं कर सका था। ये एक ऐसा ग्रुप बन चुका था, ये कहीं से भी गुजरते लोग इनको सलाम करते। उसकी वजह ऐसी हुई कि एक दफ़ा इसी महल्ले के ये लड़के, जिनको सब जान चुके थे, साहिल को, जवाद को, बाकी तीनों लड़कों को, तो किसी और महल्ले के लड़के जब उनके एक दिन महल्ले में आ गए और आके उनके महल्ले के एक लड़के के साथ बदतमीजी करने लगे। वो बहुत हट्टे कट्टे, चौड़े से बदमाश किस्म के लड़के थे। महल्ले वालों ने उनको कहा कि आपको पहले भी इस महल्ले में देखा है, आप आके यहाँ पे शरारतें करते हैं, हरकतें करते हैं अजीब सी, और आज इस लड़के से लड़ रहे हैं, आइंदा आप लोगों ने महल्ले में नहीं आना। तो उन्होंने महल्ले वालों के साथ ही उल्टा बदतमीजी शुरू कर दी। जब ये बात साहिल और उसके दोस्तों को पता लगी तो साहिल उस्ताद था, बाकी उसको उस्ताद उस्ताद कहते थे, भागते हुए वहाँ पे पहुँचे तो देखा महल्ले वालों के साथ वो लड़के झगड़ रहे हैं। बस फिर क्या था, वो आगे बढ़े, मार्शल आर्ट भी जानते थे, जिस्म भी पहलवानों की तरफ बना चुके थे। यूं ऐसा उन लड़कों को पीटा, ऐसा पीटा कि वो लड़के ना सिर्फ भाग गए बल्कि उनसे माफ़िया मंगवाई। उन लड़कों ने हाथ जोड़ के सब महल्ले वालों से माफ़ी मांगी और महल्ले वालों ने भी उनको माफ़ कर दिया। लेकिन उस दिन के बाद से साहिल, जवाद और उनके दोस्तों का एक नाम बन गया कि ये महल्ले के ऐसे लड़के हैं जो ख्याल रखते हैं, क्योंकि जाने से पहले ये फिर कह गए थे, अंकल कभी भी कोई इस तरह आपको तंग करने की कोशिश करे तो आपने हमें बताना है, हम इस महल्ले के बेटे हैं, सबके बेटे हैं, सबके बहन भाई हैं, हम हैं ना। और फिर ऐसा ही होता, कभी इस महल्ले में आके कोई शरारत करने की कोशिश करता तो जब उनको पता लगता साहिल और उसके दोस्तों का जो कराटे जानते थे और पहलवानों की तरह उनके जिस्म थे, तो वो लोग इनसे डरते और इस महल्ले में आके हरकत ना करते। यूं इनकी इस ऐसा नाम बना कि सब जहां मिलते इनको पूछते, बेटा क्या हाल है, साहिल कैसे हो, जवाद बेटा कैसे हो। लेकिन इनकी दोस्ती भी उसी तरह परवान चढ़ती रही और महल्ले में आते जाते लोगों से भी सलाम दुआ लेते रहे, बुजुर्गों के साथ बैठ जाते, गपशप करते। साहिल अक्सर जब जवाद के साथ बैठता तो उसको कहता, यार बड़ा दिल करता है राबिया से दिल की बात कहूं लेकिन डर लगता है। तो वो कहता, उस्ताद दिल तो मेरा भी करता है, समीना से मैं भी प्यार करता हूं, लेकिन कभी हौसला नहीं हुआ कि समीना को कुछ कह सकूं दिल की बात। उस्ताद मैं भी तेरी तरह बहुत डरता हूं। उन्हीं दिनों में उन्हीं के महल्ले में जहां उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत थी, एक नौजवान लड़का दाखिल हुआ जिसके बारे में पता लगा ये एक मास्टर साहब है। 5 फुट 8 इंच उसका तकरीबन कद था। शलवार कमीज़, अक्सर सफ़ेद शलवार कमीज़ पहन कर रहता। क्लीन शेव सा वो लड़का था। शक्ल भी उसकी खूबसूरत थी और पता लगा ये इस महल्ले में लड़कियों को
ट्यूशन पढ़ाया करेगा। सब उसको मास्टर जी कहते। कुछ दिनों के बाद देखते ही देखते पूरे मोहल्ले वाले, वो जो साहिल और उसके दोस्तों की इज्जत करते थे, अब उसी तरह की इज्जत मास्टर जी की कर रहे थे। मास्टर जी जहां से गुजरते उनकी इज्जत होती, आओ भगत होती, और मोहल्ले वाले उसी तरह उनको बिठाते, अपने घर चाय पिलाते, इज्जत और एहतराम के साथ बातें करते। अब साहिल के अंदर एक जेलसी पैदा हुई, जो मोहब्बत उसके लिए थी अब वो मास्टर साहब के लिए पैदा हो रही थी। एक दिन साहिल को पता लगा कि जो मास्टर है, लड़कियां उसके घर में भी ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती हैं। और उड़ती उड़ती खबर उस तक पहुंची कि राबिया भी उसी मास्टर के यहां ट्यूशन पढ़ने के लिए जाती है। उसने एक दिन जवाद को बुलाया और कहा, यार मैं तुझसे मशवरे लेता हूं, तू पता है तू ज़हीन बंदा है, पता लगा जवाद ये चक्कर क्या है, ये मास्टर कौन है, इसका क्या बैकग्राउंड है, कहाँ से आया है, सारी इसकी इज्जत करना शुरू हो गए, पूरे मोहल्ले में इसकी बल्ले बल्ले हो गई है, हर लड़की भी इसको पसंद करने लगी है। तो जवाद बोला, हाँ उस्ताद मैंने भी देखा है, मेरी समीना भी इसको पसंद करती है। और सच्ची बात है उस्ताद, मैंने भी राबिया को इसके साथ जाते हुए देखा है। राबिया तेरा प्यार है उस्ताद, तू उसको कह नहीं सका, लेकिन सच है, वो भी उसके साथ जाती है। सब उसको इज्जत की निगाह से देख रहे हैं, उसको प्यार कर रहे हैं, वो खूबसूरत भी तो है ना। तभी साहिल ने कहा, इसका सारा पता लगा के ला, ये है कौन, मुझे इसका पूरा बैकग्राउंड चाहिए, मैं इसके बारे में जानना है, चक्कर क्या है। और उसने कहा, उस्ताद बेफिक्र हो जा, तुझे पता तो है मेरा, मैं अपने काम का कितना एक्सपर्ट हूं। जवाद ने कहा और चलता बना। 2-3 दिन जवाद ये काम मुसलसल करता रहा और उसके बाद जब एक शाम पहुंचा, कहा उस्ताद आज सारी खबर लाया हूं। कहा बोल क्या पता लगा। उसने कहा इसका नाम है नदीम, पढ़ा लिखा है, कहां से आया है ये कोई नहीं जानता, लेकिन इसके माँ बाप किसी कार हादसे में मर चुके हैं। ये किसी कॉलेज में भी पढ़ाता है, यहां पे शाम को लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाता है, और काफ़ी मोहल्ले के लोगों ने अपनी बेटियों को इसके घर भेजना शुरू कर दिया। काफ़ी लड़कियां इसके घर जाके ट्यूशन पढ़ के आती हैं, और मोहल्ले वाले इसको अपने घर में भी बुला के, कुछ अगर उनकी बेटी को किसी किस्म की हेल्प लेनी होती है तालीम के मामले में, तो उसको घर भी बुला लेते हैं। इसकी बहुत इज्जत हो गई है। और उस्ताद अभी मैं एक चीज़ देखने की कोशिश में हूँ, मुझे जो पता लगा था राबिया के बारे में, राबिया उसके बाद पढ़ने तो जा रही है, लेकिन अभी मैं अभी देख रहा हूँ, जल्दी आपको बताता हूँ, क्योंकि राबिया अक्सर उसके साथ आती जाती भी है। साहिल के दिल में आग सी लग गई। जेलस तो पहले ही था उस जिसका नाम मास्टर सब कह रहे थे, जिसका नाम था नदीम। अब उसको नदीम के साथ जेलसी ये हो गई थी कि राबिया भी उसके साथ आ जा रही थी। उसने कहा मुझे फ़ौरन पता करके बता। और 2 दिन बाद उसने कहा, हाँ उस्ताद, नदीम के पास राबिया ना सिर्फ ट्यूशन पढ़ने जाती है, बल्कि वो ट्यूशन पढ़ने के बाद उसी के साथ ही अपने उस फ्लैट से, जो अकेला 2 कमरों का उसने फ्लैट लिया हुआ है, उसी के साथ अकेला दोनों निकलते हैं और उसको घर तक छोड़ के जाता है। और मैंने यहाँ तक पीछा किया है कि जब वो राबिया को छोड़ने उसके घर पहुँचा है, तो उसके घर वालों ने दोनों को देख के अंदर बुला के चाय पिलाई है, खुश आमदेद कहा है। घर वालों ने उसको और इज्जत दी है, बुरा नहीं मनाते। इसका मतलब है उस्ताद, वो राबिया के साथ जो घूम फिर रहा है, राबिया के घर वालों की वजह से ही फिर रहा है, उन्होंने इजाज़त दे रखी है। बोल उस्ताद क्या करना है इस नदीम का। साहिल बोला अभी कुछ नहीं करना, मज़ीद कुछ सोचने दे, इसका कोई हल करते हैं। यार एक मशवरा दे जवाद। जवाद बोला, हाँ उस्ताद बोल। मैं राबिया से दिल की बात कैसे कहूँ, क्या उस्ताद को, इस टीचर को, नदीम को जाके पकड़ूँ या राबिया से बात करूँ। उसने कहा उस्ताद मेरा मशवरा मान, तो तू राबिया के पास जा, लड़ेगी नाराज़ होगी कोई बात नहीं, तू सीधा उसके पास जाके दिल की बात उसको कह दे। अगर वो मान जाए तो फिर उसके घर में रिश्ता भेज, नहीं तो कोई ना कोई हल सोच लेंगे। साहिल ने कहा मैं इस पर अमल करता हूँ, इस पर सोचता हूँ। इस पे सोचते हुए मज़ीद कुछ दिन गुजर गए कि एक दिन जवाद ऐसा मीटर घुमा बैठा, ऐसा गुस्से में आया कि वो जब उसने समीना को उसी तरह जिस तरह राबिया उसके साथ चलती हुई आती थी, चलते हुए देखा, तो वो सीधा उसके पास पहुंचा
और जब समीना अपने घर चली गई तो वो उसका पीछा करते हुए उसके घर जा पहुंचा और उस मास्टर नदीम को कहा कि तेरी जुर्रत कैसे हुई तो उसको घर तक छोड़ने के लिए जाता है, तुझे पता नहीं है? तो मैं आज तुझे बता देता हूं, इस लड़की समीना को मैं पसंद करता हूं, मेरा मीटर शार्ट मत करी, मुझे पागल मत करी कि मैं यहीं खड़े खड़े तेरा कबाड़ा कर दूं। इसको पढ़ाना वढ़ाना बंद कर, ये अपनी मास्टरी कहीं और दिखा, समीना के साथ तूने नहीं पढ़ाना। तो आराम से बजाय डरने के कि उसके साथ बदमाशी कर रहा था, उसको धमकियां दे रहा था, मास्टर ने कहा हाँ मैंने सुन रखा है तुम लोगों के बारे में, मोहल्ले में तुमने ग्रुप बना रखा है, लड़के तुमसे डरते हैं, मोहल्ले वाले तुमसे काफ़ी डरते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है, तुम लोग असल में ना बुज़दिल हो, कमज़ोर हो, ऐसे धमकियां देते फिरते हो। जाओ अपने उस्ताद को भी कह देना और तुम भी पहले जाओ अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। तुम लोगों के अंदर हिम्मत नहीं है, जिस दिन तुम लोगों के अंदर हिम्मत पैदा हो जाए ना उस दिन मेरे पास आना। जाओ यहाँ से। बजाय वो डरने के, उसकी शदीद गुस्से वाली कैफियत को देख के घबराने के, वो उल्टा उसको कह रहा था कि तुम बुज़दिल हो, तुम्हारे अंदर तो हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारे उस्ताद के अंदर भी नहीं है, जाओ जो करना है कर लो। तो वो गुस्से से भागता हुआ उस्ताद के पास आया और कहा उस्ताद मैं सबक सिखा देता उसको, लेकिन मैं तेरी वजह से चुप हो गया, मुझे पता था तुझे मुझे मना किया था। और फ़ौरन साहिल बोला था तूने अच्छा किया, मैंने तुझे खुद सख्ती से मना किया था कि नदीम के साथ लड़ना नहीं है, क्योंकि मैं नहीं जानता नदीम को कुछ हो। और वो राबिया को बताया, राबिया मुझसे नाराज़ हो। उसने कहा उस्ताद तू आगे तो सुनना, उसने मुझे कहा है तू और तेरा उस्ताद बुज़दिल हो, कमज़ोर हो, जाओ जो मेरा करना है कर लो, अपने अंदर हिम्मत तो पैदा करो, तुम होते कौन हो मुझे सबक सिखाने वाले? उस्ताद उसने जो तेरे बारे में और मेरे बारे में, हम सब के बारे में बुरा भला कहा है, तू अब भी डरेगा? तो एकदम साहिल को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा इसकी इतनी जुर्रत, हमें बुज़दिल और हमें ये कुछ कहा है, तू छोड़ दे, देख मैं इससे मिलता हूँ और मैं इससे डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं राबिया के घर तो बाद में बात करूँगा, राबिया से मोहब्बत की बात भी बाद में कर लूँगा, मैं पहले इससे तो मिलूँ, इसकी जुर्रत कैसे हुई ये बातें करने की। और उसी शाम जब सारी लड़कियां पढ़कर चली गईं, वो अपने घर पे अकेला था, तो साहिल उसके दरवाजे पे पहुंचा और जाके दरवाज़ा खटखटा दिया। इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया कि कोई भी शख्स होता तो अंदर से परेशान हो जाता कि क्या हुआ है, बाहर वाले को कोई इमरजेंसी है क्या। इतनी ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटा रहा है। जब अंदर से उस नदीम ने, मास्टर नदीम ने दरवाज़ा खोला तो गुस्से से लाल पीला बाहर साहिल खड़ा था। उसने साहिल को यूं पाँव से लेकर सर तक देखा और कहा आपकी तारीफ? उसने कहा मेरा नाम साहिल है। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा अच्छा, वो जो आया था उसके तुम उस्ताद हो, वही हो ना? आओ आओ अंदर आओ अंदर आओ। उसके चेहरे पे हल्की सी भी परेशानी, घबराहट बिल्कुल भी नहीं थी। वो रिलैक्स खड़ा हुआ था, देख भी चुका था कि एक हट्टा खट्टा सामने शख्स खड़ा है जो बदमाश किस्म का है, ऐसी फिजिक है, ऐसी बॉडी है कि अगर एक हाथ मारता तो नदीम जैसा कमज़ोर सा बंदा उड़ता हुआ कहीं जाके गिरता। लेकिन वो घबरा नहीं रहा था। उसको लेके अंदर गया और पहली दफ़ा उस 2 कमरों पे मुहित घर के अंदर साहिल भी दाखिल हुआ। सहन से गुजर के जब उसने देखा सामने 2 कमरे थे तो अपने कमरे में ही उसको लेके गया, कहा आओ बैठो यहाँ पे। साहिल गुस्से से बिफरा हुआ था, कहा मैं बैठने नहीं आया, तुझसे 2 टोक बात करने आया हूं। और उसने कमरे का जायजा लिया। कुर्सी, मेज़ और 2-3 चारपाइयाँ पड़ी थीं। ये उसका कुल असासा था जो उस घर में उसने नज़र घुमा के देखा। और काफ़ी किताबें थी जो इर्द गिर्द तरतीब से रखी गई थी, जैसे उनको पढ़ के तरतीब से रख दिया गया हो। यकीनन वो कोई पढ़ाकू किस्म का बंदा था। उसने आराम से कहा हाँ बोलो, क्या मुझसे 2 टोक बात करने आए हो? उसके चेहरे पे कोई भी परेशानी या घबराहट नहीं थी। वो जान चुका था कि आने वाले के तेवर बताते हैं कि वो लड़ने आया है, बहुत गुस्से में है, लेकिन वो रिलैक्स था। उसने तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मुझे कहने की कि मैं बुज़दिल हूँ, पहले अपनी गैरत जमा करूँ, अपनी हिम्मत जमा करूँ, तुमने ऐसे ऐसे फ़िक्रे कहे हैं, जुर्रत कैसे हुई है तुम्हारी? उन्होंने कहा हाँ इसमें गलत क्या है, मैंने कहा है तुम्हारे अंदर गैरत की कमी है, बुज़दिल हो, डरपोक हो। ताकत, जिस्मानी ताकत को देख रहे हो, जिस्मानी ताकत तो सब कुछ नहीं होती। तुम तो असल में बहुत कमज़ोर हो, बहुत बुज़दिल हो। तुम क्या समझते हो तुम ताकतवर हो? तुम कुछ भी नहीं हो। उसने कहा अपनी ज़बान को लगाम दे मास्टर,
नहीं तो मैं तेरा अभी वो हशर करूंगा, क्योंकि तेरी जुर्रत कैसे हुई है, तू राबिया को लेके जाता है और छोड़ के आता है, और तू उसके साथ कह के लगाता हुआ फिरता है, तुझे पता है राबिया को मैं पसंद करता हूं। तो उसने फिर से एक दफा उसको पांव से सर तक देखा और कहा, तू पसंद करते हो तो उसके घर वालों से बात करो, मुझे क्यों कह रहे हो? करते होगे पसंद, मेरा इससे क्या लेना देना? अगर इतनी ही पसंद थी तो उसके घर वालों से बात करते। यहां क्या बात करने आए? बोलो जो बोलना है, मेरा टाइम बहुत कीमती है, और उसके बाद जाओ यहां से। अब वो मजीद तैश दिला रहा था साहिल को, डरने के बजाय मजीद गुस्सा दिला रहा था। साहिल ने कांपते हुए हाथों से ऐसे मुक्का बनाया और कहा, बस एक भी और लफ्ज बोला तो यहीं खड़े खड़े मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। हल्की सी मुस्कुराहट वो मुस्कुराया नदीम और कहा, करके देख लो। इस अंदाज में कहा जैसे कहीं पे भी खौफ नहीं है उसके चेहरे पे, और तेजी से साहिल आगे बढ़ा और उसके गिरेबान में अभी हाथ डाला ही था कि एक उसने हाथ गिरेबान में डाला, दूसरा उसको उसने मुक्का मारना चाहा। अभी गिरेबान में हाथ भी पूरा नहीं डाला था, मुक्का तो अभी बाद में मारना था, कि उस मास्टर के अंदर कहां से एकदम फुर्ती आई। क्या किया उसने, साहिल को कतअन नहीं समझ लग सकी कि उसका हाथ भी गिरेबान में जो आधा गया था छूट गया और साहिल उड़ता हुआ सामने जा गिरा। साहिल को यह भी समझने में हैरत हो रही थी, उसने मुझे मुक्का मारा है, उसने मुझे लात मारी है, उसने मुझे धक्का मारा है, उसने मुझे क्या किया है, कुछ समझ नहीं आया। और साहिल उड़ता हुआ सामने जा गिरा, और जब नीचे गिरा हुआ था तो साहिल नीचे गिरे हुए उसको देख रहा था कि वो कमजोर सा लागर सा मास्टर सामने खड़ा आराम से मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो बस इतनी सी बात थी, हवा निकल गई और नीचे गिरा हुआ साहिल इतना डर चुका था कि मैं जिसको चूंटी की तरह ऐसे ऐसे जैसे हम इंसान कहता है ना उंगलियों में चूंटी को रखे मसल दूंगा, वो तो सोच रहा था मैं इसको ऐसे मसल दूंगा, लेकिन उसने पता नहीं क्या किया था कि वो बाकायदा हुआ 3-4 फुट दूर जाके उठता हुआ गिरा था, और अब उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठ के उसको मजीद कुछ कह सके। तो वो सामने खड़ा मास्टर बोल रहा था, तुम कमजोर हो, ताकत का नाम सिर्फ यही नहीं होता कि आप जिस्मानी तौर पे बहुत मजबूत हो, ताकत अंदर की ताकत होती है, अंदर से तुम बहुत कमजोर हो। हिम्मत पैदा करो अपने अंदर, और राबिया को अगर प्यार करते हो तो पहले अपने आप को इस काबिल बनाओ, फिर जरूर उसके माँ बाप से रिश्ते की बात करो। हाँ, सीखना हो तो मेरे पास जरूर आना, मैं उस्ताद हूं, मैं सब कुछ सिखाता हूं, तुम्हें भी जरूर सिखा दूंगा। उठो और जाओ अपने घर। ये एक अजीब व गरीब सी बातें थी जो वो कर रहा था, और नीचे गिरा हुआ साहिल जब अपनी जगह से उठा तो वो वाकई अजीब सा था। अब इतनी हिम्मत नहीं थी उसकी आंखों से आंखें मिला सके, उसको देख सके। नीचे सर झुकाए हुए बाहर की तरफ रवाना हुआ और घर की तरफ चल पड़ा। उस रात वो सो नहीं सका, उसकी बातें उसके दिमाग में अटकी हुई थीं, और जिस तरह उसने उसको 1 सेकंड भी नहीं लगने दिया था कि साहिल का हाथ उसके गिरेबान में गया, और उसने हाथ भी छुड़वाया, क्योंकि साहिल यही सोच रहा था मैं इसको एक ही मुक्का मारूंगा ये तो ढेर हो जाएगा, सिर्फ गिरेबान पकड़ूंगा और दूसरे हाथ से मुक्का मारूंगा। अभी गिरेबान पकड़ा भी ना था, और ऐसी फुर्ती दिखाई कि उसको समझ तक ना आ सकी वो उड़ता हुआ कैसे दूर जा गिरा। और उसकी बातें बहुत अजीब सी। रात सारी सोचते सोचते जब सुबह की अजान हुई, उसके दिमाग में एक ही फिक्रा बार बार गूंज रहा था, सीखना हो तो मेरे पास आ जाना, मैं उस्ताद हूं, सब कुछ सिखाता हूं। और वो शाम का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि उसको पता लगा था वो जो मास्टर साहब हैं कॉलेज में पढ़ाने के बाद शाम को वापस आते हैं। और जैसे ही शाम हुई तो वो आंखें झुकाए खुद ब खुद चलता हुआ उसके पास पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाया, तमीज़ के साथ मास्टर ने खोला और पूछा, आ गए सीखने के लिए? झुकी हुई गर्दन से कहा, जी मास्टर साहब, मुझे भी पढ़ा दीजिए। उसने कहा, आओ अंदर। और जब वो उसके साथ अंदर गया तो वही मास्टर था, आज आंखें उठाकर बात कर रहा था। साहिल नजरें झुकाए बैठा था और उसको मास्टर कह रहा था, जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने अंदर आजिज़ी पैदा करो। मजबूत इंसान बनना है तो पहले अपने आप को मजबूत बनाओ, और तुम मजबूत उस वक्त बनते हो जब लोगों की नजरों में तुम्हारे लिए इज्जत हो, एहतराम हो।
और इज्जत एहतराम लोगों के लिए तब बनती है जब तुम अपने किरदार को ऐसा बनाते हो, और किरदार उस वक्त बनता है जब तब भाग भाग के लोगों के काम करते हो, भाग भाग के बेगर्ज किसी लालच के बगैर इंसानों के काम आते हो, इंसानों से प्यार करते हो। और ऐसी ढेरों बातें था जो वो करता जा रहा था, वो सुनता रहा और कहा कल फिर आना। और कल वो फिर गया, कल भी वो ऐसी ही उसको बातें समझाता रहा कि किरदार मजबूत कैसे करना है, इज्जत कैसे बनानी है, लोगों से अग्नि धात बिठानी है तो मजबूत बन के, कमज़ोर बन के नहीं, बदमाश बन के, कसरती जिस्म बना के, जोडो कराटे करके तो तुम दिखावे वाले बन गए हो, अंदर से मजबूत नहीं हो। इज्जत वो बनाओ जो अंदर से तुम्हारी लोग करें, तुम्हारे खौफ से नहीं, तुम्हारे डर से नहीं, तुम्हारे उस फेल से, तुम्हारे उस रद्द अमल से, तुम्हारे उस किरदार से, तुम्हारे उस जिंदगी के रख रखाव से, मिलने मिलाने से। और ऐसी बातें वो सुनता रहा, यहाँ तक कि उसके दोस्त हैरान हुए कि उस्ताद उनका उसी मास्टर नदीम के पास जा रहा है जिससे वो खार खाता था। और कुछ दिन वो अपने दोस्तों से भी नहीं मिला। वो जब उससे मिलते तो वो कहता यार अभी मैं मसरूफ़ हूँ, बाद में मिलेंगे। और वो जाता रहा, यहाँ तक कि अपने दोस्तों को जब कभी मिल जाता तो दोस्तों को भी वही लेक्चर देना शुरू हो गया जो उस्ताद नदीम उसको लेक्चर देता था। तब उसने बताया कि यार हम गलत सोचते थे, वो जब लड़कियां उसके घरों में जाती हैं तो आज पता लगता है कि जब मैंने उसको पढ़ाते हुए देखा, अब मैं भी वहीं बैठा होता हूं तो अक्सर लड़कियां पढ़ने के लिए आ जाती हैं, तो जब मैं बैठा होता हूं तो मास्टर नदीम का आंखें मेरी तरफ होती हैं, लेकिन जैसे ही कोई लड़कियां आके बैठती हैं तो उसका चेहरा झुक जाता है। मैंने उसके चेहरे में, उसकी आंखों में हया देखी है, शर्म हया देखी है। और ऐसी बातें वो करता रहा तो वो लड़के भी ऐसे इंप्रेस हुए कि वो भी उसके साथ मास्टर नदीम के पास जाना शुरू हो गए। और ऐसे जाना शुरू हुए कि वो उन्हीं को भी वैसे ही बातें सिखाता। उन लड़कों ने अपने आंखों से देखा कि जब लड़कियां आती थी तो शर्म हया का पैकर वो उस्ताद सर झुका लेता था, और जब लड़कियां चली जाती थी तो उनको पढ़ाता था। अब साहिल नदीम की आंखों में देखने की कोशिश करता तो वो देखता कि वो कोई इंसान नहीं है, कोई फरिश्ता सिफत है, इंसानियत का दर्स देता है, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना सिखाता है कि अल्लाह की मखलूक से प्यार कैसे करना है। कब उसकी बातें सुनते सुनते साहिल का किरदार ऐसा बना कि उसके चेहरे पे दाढ़ी भी आ गई, 5 वक्त की वो नमाज भी पढ़ने लगा, और जो उसने किरदार सिखाया था वो किरदार उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। वो लोगों के साथ वैसा ही बर्ताव करने लगा, अदब व एहतराम करने लगा, आंखों में वैसी हया आ गई। वो जो कुछ उसने सिखाया था वो साहिल के किरदार का हिस्सा बन गया। जैसा उसने कहा था साहिल ने अपना वैसा किरदार बना लिया, और 2 साल कैसे बीते उसको पता भी नहीं लगा कि एक दिन उसी मास्टर नदीम ने साहिल को बुलाया और कहा साहिल, मैंने आज राबिया के वालिदैन से तुम्हारे रिश्ते की बात कर ली है, वो इसके लिए राज़ी हैं। जाओ अपने माँ बाप को, पहले ख़ुद उनसे बात कर लो और उसके बाद जाओ अपने माँ बाप को रिश्ते के लिए भेजो। आज पहली दफ़ा बड़े अरसे बाद उसने आंखें उठा के देखी उस्ताद को, उस रहनुमा को जो आज ऐसी बात कर रहा था जिसको वो दिल से निकाल चुका था। राबिया जो उसका प्यार था आज भी उसके दिल के अंदर थी, लेकिन ऐसा रवैया, ऐसा किरदार बना चुका था कि अब वो ऐसा नहीं सोचता था कि नसीब में होगा तो ठीक है, मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं करूँगा, जबकि उसके लिए बात कर चुका था। और जब वो राबिया के वालिदैन से मिला और पूछा कि उस्ताद मोहतरम ने ऐसा कहा है रिश्ते के लिए, तो मैं आपसे पूछने के लिए आया था क्या मैं अपने वालिदैन को भेजूँ। उन्होंने कहा इससे खुशखबरी, इससे बड़ी अच्छी बात हमारे लिए क्या होगी बेटा साहिल, अपने वालिदैन को हमारे घर भेजो। वो साहिल जानता था कि राबिया कभी भी, जब कभी उसका राबिया से आमना सामना होता था, उस वक्त तक जब तक वो साहिल था जोडो कराटे वाला, कसरती जिस्म वाला, बदमाश साहिल, तो वो उसको देख के मुंह फेर लेती थी। वो तब जान गया था, उसने कभी इजहार नहीं किया था कि राबिया उससे नफरत करती है, उससे मुंह फेरती है। लेकिन उस दिन जब उसके वालिदैन ने, राबिया के वालिदैन ने हाँ कर दी, तो तभी वो वहीं पे बैठा था। वालिदैन उठे तो राबिया भी अंदर दाखिल हुई और उसने सर झुका लिया और पूछा क्या आपको ये रिश्ता कबूल है। तो राबिया ने कहा जी मुझे आपसे रिश्ता कबूल है और मैं अपनी खुशी से इसको कबूल कर रही हूँ। और यूँ जब वो
मिठाई का डब्बा लिए खुशी खुशी अपने उस उस्ताद के घर पहुंचा कि हाँ हाँ हो चुकी है, राबिया ने भी हाँ कर दी है, मेरी ज़िंदगी बन गई है, मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा तोहफा मुझे मिल गया है जो मैं सोच भी नहीं सकता था। मिठाई का डब्बा लिए जब उस्ताद के घर पहुंचा, उसी 2 कमरों के मकान पे दरवाज़ा खटखटाया तो नदीम बाहर आया और कहा, उस्ताद मोहतरम ये आपके लिए है। मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये पा ली है कि मेरा किरदार वो बन गया है जिसमें सिर्फ राबिया को मैंने नहीं पाया, बल्कि मैंने उस अमल को पा लिया जिससे मैं आज इंसानों से प्यार करता हूँ। आज सब मेरे से प्यार करते हैं, मेरी ज़िंदगी आपने बदल दी है, ये मिठाई का डब्बा आपके लिए। उस्ताद ने मिठाई का डब्बा लिया और उसी कमरे की तरफ चल पड़ा जिस कमरे में वो उस्ताद बैठ के सबको पढ़ाता था। वही कमरा जिसने साहिल की तकदीर को, ज़िंदगी को बदल दिया था। दूसरा कमरा उसका बेडरूम था जहाँ पे वो सोता था। ये वही कमरा था जहाँ पहली दफ़ा साहिल उसका गिरबान पकड़ने के लिए आया था, उससे लड़ने के लिए आया था। जैसे ही वो दरवाजे पर उस्ताद पहुँचा, उसने मिठाई का डब्बा हाथ में पकड़ा हुआ था। कहा, रुको मैं अभी आता हूँ, ये उस्ताद ने कहा और कमरे के अंदर चला गया। साहिल इंतज़ार में रहा कि अभी उस्ताद वापस आता है तो उससे बात करता है, उसको गले लगाता है, उसके पाँव पे हाथ रखता है कि उस्ताद जी मेरी आपने ज़िंदगी बदल दी। काफ़ी देर जब उस्ताद बाहर ना आया तो उसने फिर से आवाज़ दी, उस्ताद मोहतरम, उस्ताद मोहतरम। काफ़ी देर आवाज़ें लगाता रहा। जब उस्ताद मोहतरम बाहर ना आए तो वो खुद से कमरे में दाखिल हुआ। पर्दा तो कोई उस्ताद से था नहीं, कमरा बिल्कुल खाली था। कमरे में उस्ताद नहीं था। कमरे में इसी दरवाजे के अलावा कोई और दरवाज़ा या खिड़की नहीं थी। ऊपर रोशनदान ज़रूर थे जो बहुत छोटे छोटे से थे। उस्ताद कहाँ गया? वो परेशान हो गया। चारपाइयों के नीचे देखा, कहीं गिर तो नहीं गया, कोई हादसा पेश तो नहीं आ गया, क्या हो गया? पूरा कमरा छान मारा, जिस पे कुर्सी मेज़ पड़ी थी, चारपाइयाँ पड़ी थीं और कुछ किताबें पड़ी थी, और तो कुछ था ही नहीं। जहाँ पे वो ढूंढता, चारपाइयों के नीचे हर जगह देख लिया, वो कहीं पे भी नहीं था। दूसरे कमरे में भी फिर भी उसने झांक के देखा, कहीं उस्ताद इधर ना चला गया हो, जबकि वो जानता था वो खुद दरवाजे के आगे खड़ा रहा है। उस्ताद निकलता तो दरवाजे से ही निकल के दूसरे कमरे में जाता, वो तो निकला ही नहीं बाहर। फिर भी उसने दूसरा कमरा छान मारा, उस्ताद वहां पे भी नहीं था। वो वापस आ गया, अपने घर चला गया, परेशान रहा, किसी से इस बात का तज़किरा नहीं किया कि उस्ताद कहाँ चला गया। अगले दिन उसने अपने वालिदैन से बात की, क्योंकि राबिया के माँ बाप ने कहा था कल अपने माँ बाप को भेजना। तो उसने अपने माँ बाप से बात की, वो तैयार हुए। उनको भी राबिया बहुत पसंद थी और यूँ वो राबिया का रिश्ता लेके पहुँचे। और इतनी जल्दी में ये सारी बात तय हुई कि फ़ौरन हाँ कर दी गई। उन्होंने कहा आप जितनी जल्दी हो सके आप शादी कर लीजिए। अगले दिन वो फिर से गया तो घर दरवाज़ा बंद किया हुआ था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। वो रोज़ जाता था, लेकिन अंदर उस घर के कोई भी आवाज़ ना आती, कहीं भी उस्ताद। रोज़ अंदर जाता, कहीं पे भी उसको उस्ताद नज़र ना आता। एक दिन मालिक मकान मिला और उसने उससे पूछा, उस्ताद मोहतरम का कोई पता? उसने कहा नहीं पता, बल्कि घर में वो बता के नहीं गए, जिस तरह आए थे मकान ने मुझसे लिया था, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं खुद भी परेशान हूँ, मुझे भी उनसे काम था मास्टर साहब से, लेकिन पता नहीं वो कहाँ हैं। अब तो घर पे भी कोई नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। मैं सोच रहा हूँ उसको ताला लगा दूँ। और उसने एक दिन ताला लगा दिया। उसने पूछा मालिक मकान से, साहिल ने, कि कहाँ से आए थे मास्टर साहब? उसने कहा ये मुझे नहीं पता। वो आए, उन्होंने मकान लिया मुझसे किराए पे, मैंने दे दिया किराया, वो मुझे बाकायदगी से देते रहे। अब अल्लाह वाले थे, नेक से बंदे थे, सब बच्चियों को पढ़ाते थे, चले गए। अब उनका कोई पता नहीं है। मोहल्ले वाले भी एक दूसरे से पूछते थे कोई उस्ताद का पता, तो उस कहते थे कोई पता नहीं मास्टर जी, कहाँ चले गए। जैसे आए थे वैसे ही मोहल्ले की बच्चियों को पढ़ा के चले गए। साहिल वाहिद शख्स था जो जानता था वो कहाँ गए, किस तरह गायब हुए। यूँ इन्हीं चीज़ों को सोचते सोचते वो डरता था कि मैं अगर ये बात किसी को बताई तो कोई मुझ पे ही कोई शक ना करे। और यूँ उसकी और राबिया की शादी भी हो गई। और शादी के कुछ अरसे बाद उसने वही दिल का राज राबिया को ज़रूर बताया कि मेरे सामने उस्ताद इस तरह मिठाई का डब्बा लेके अंदर गए थे और फिर मैंने बाहर निकलते नहीं देखा। उसको लगा कि राबिया इस बात से चौंक जाएगी और शोर मचा देगी, अजीब सा रिएक्शन देगी, परेशान हो जाएगी। उसने कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया, कुछ देर खामोश रही और कहा,
सच कहते हो, मुझे भी वो इस दुनिया के नहीं लगते थे, किसी और दुनिया के लगते थे। इतना मोहब्बत करने वाला, शफ़क़त करने वाला, इतना इज़्ज़त और एहतराम देखने वाला, उसकी आंखों में ऐसी हया थी, और वो जिस तरह इंसानियत से प्यार करता था, इंसानियत का खिदमत करता था, और जिस तरह उसने इंसान को इंसान बनाया, इस मोहल्ले की लड़कियों को तमीज़ दी, तालीम दी, पढ़ाई दी, और तुम्हें भी जिस तरह बदल कर रख दिया, वो इस दुनिया का इंसान नहीं था। तो साहिल, बस इस राज को फिर राज ही रखना। शायद फिर वो उस्ताद नहीं था, वो हम दोनों को मिलाने के लिए आया था। ये सच है साहिल, तुम जब मुझे देखते थे तो मुझे जहर लगता था, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, मैं तुमसे नफ़रत करती थी। अगर कोई मुझे कहता तुमसे शादी करने का तो मैं कभी भी ना करती, लेकिन पता नहीं क्या तुम्हारा किरदार ऐसा बदला, तो मेरे दिल में ऐसे छा गए, ऐसा ऐसा मोहब्बत पैदा हुई, और सारा क्रेडिट उस मास्टर जी को जाता है। उन्होंने इस तरह बदलाव किया तुम्हारे अंदर, तुम इस तरह बदलते गए कि मैंने जब तुम्हें बदला हुआ देखा तो दिल हार बैठी। मास्टर जी ने मुझसे ही एक दफ़ा ये बात कही थी कि साहिल आपको पसंद करता है। तो मैंने कहा था, मास्टर जी आपका क्या हुक्म है इस मामले में? तो उन्होंने कहा, अच्छा लड़का है, बहादुर ही था, बहुत बहादुर ही था, लेकिन कुछ खामियां थीं, वो मैंने दूर कर दी हैं। अब वो सचमुच का बहादुर है, वो जो उसके अंदर की कमज़ोरी थी वो ख़त्म हो गई है, तुम्हें खुश रखेगा। तो बस मैंने कहा, उस्ताद जी आपने कह दिया तो मुझे कबूल है। और उसके बाद उन्होंने मेरे वालिदैन से बात की, और यूँ तुम्हारी और मेरी शादी हो गई। और जिस तरह तुम बता रहे वो गायब हो गए, तो वो इस दुनिया से नहीं आए थे। शायद वो किस मिशन पे आए थे, क्या करने आए थे, हमें ही शायद वो जोड़ने के लिए आए थे, हमें ही मिलाने आए थे, या पता नहीं क्या नेक काम था वो जो करने आए थे, करके चले गए हैं। हो सकता है उनका जो जाना था, हमें लग रहा है कि इस रिश्ते को कराना था और उसके बाद जाना था, बज़ाहिर यूं लग रहा है, लेकिन हो सकता है टाइमिंग ऐसी बनी हो कि इधर हमारी भी बात तय हो गई, उधर उनकी जो ड्यूटी लगी थी इस दुनिया के लिए, वो ड्यूटी भी पूरी हो गई हो। क्योंकि ऐसे लोग ख़ास ड्यूटियों पे होते हैं, ये क्योंकि दुनियावी लोग तो होते नहीं, एक और दुनिया के लोग होते हैं जो इंसानियत की भलाई के लिए अपनी ड्यूटी को अंजाम दे के चले जाते हैं। और यूं मास्टर साहब को तो गली वाले, कभी कभी मोहल्ले वाले याद कर लेते थे, लेकिन राबिया और साहिल मुसलसल हमेशा अपनी ज़िंदगी में मास्टर जी को याद करते रहे। और जब दोनों बूढ़े हो गए तब उन्होंने ये कहानी, हो सकता है मुझे भेज दी है, या हो सकता है किसी को सुना दी है। उन्होंने एज इट इज़ ये मुझे कहा है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने कहा एक ज़रूर कहानी किसी को सुना दें इस कहानी को। मेरी बात भी इस टॉपिक मैंने उनसे पूछा भी है, तो उन्होंने कहा हाँ ये सच है, वो इस दुनिया के नहीं थे, लेकिन जाते हैं से पहले एक मैसेज ज़रूर दे गए। उन्होंने कहा हमारी कहानी को शामिल इसलिए कीजिएगा, दुनिया के लिए एक मैसेज ये है, वो जो दर्स दे के गए थे वो इंसानियत का दर्स था, वो मोहब्बत का दर्स था, वो खुश इखलाकी का दर्स था। लोगों के साथ प्यार करना, अल्लाह की मखलूक से प्यार करना, नफ़रत को ख़त्म करना, मोहब्बत को बढ़ाना, लोगों के काम आना, लोगों को जोड़ना, दिलों को तोड़ना नहीं, लोगों के दिलों को जोड़ना, हकूक़ुल इबाद पैदा करना। और मैं भी अपने हर कहानी में, हर बात में, हर प्रोग्राम में यही मैसेज देता हूँ, दिलों को तोड़ना नहीं, हमने दिलों को जोड़ना है, नफ़रतों को ख़त्म करना है, प्यार को बढ़ाना है। लव यू सो मच। तो वो किसी और अगर दुनिया के थे तो असल में वो भी यही पैगाम दे के गए थे। और ये सच है, रूहानियत जो है, रूहानियत आती भी इन्हीं चीज़ों से है, मोहब्बत से, हकूक़ुल इबाद पूरी करने से, अल्लाह की मखलूक को प्यार करने से। करते रहिए, यकीन मानिए, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा ना नज़र आने वाला शख्स, इंसान, फरिश्ता, जिन आपकी ज़िंदगी में भी आ जाए, आपसे मिलेगा और जाने से पहले निशानी दे के जाएगा, मैं इस दुनिया का नहीं था। यकीन मानिए, ये मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी की तजर्बात बता रहा हूँ। बहुत सारे मौक़ों पे ये फिर जाने से पहले इंसानी रूप में होते हैं, जाने से पहले बता के जाते हैं, निशानी दे के जाते हैं कि हम इस दुनिया के नहीं थे, इस काम के लिए आए थे। करना सिर्फ एक काम है, मोहब्बतें बांटिए, नफ़रत को ख़त्म कीजिए, अल्लाह की मखलूक से प्यार कीजिए, जितना ज़्यादा हो सकता है मोहब्बतें बांटिए।
और मोहब्बतें कैसे बांटनी है। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ आप मेरे रूहानियत वाले शोज़ उठा के देख लें, भरे पड़े इससे। ये स्टोरी है, इसलिए मैं कहूँगा उन प्रोग्रामों को देखें। तो मैं बार बार उसमें यही मैं मोटिवेशनल वीडियो बनाता हूँ, मोहब्बत कैसे बांटनी है, नफ़रतों को कैसे ख़त्म करना है। यकीन मानिए आज आपको मैं गारंटी से कह रहा हूँ, बग़ैर कोई वजीफ़ा किए कुछ भी किए, ऐसी मखलूक ज़रूर एक ना एक दफ़ा आपसे ज़िंदगी में इनकी मुलाकात ज़रूर होगी। ये थी एक कहानी जो अमूमन आप लोगों के लिए भी एक सबक है कि अगर आप भी चाहते हैं किसी ऐसी मखलूक से आपका वास्ता पड़े, किसी रूप में आके मिलें आपसे और जाते हुए इशारा दे के जाएँ कि हम इंसान नहीं थे, तो ये अमल आपको करने पड़ेंगे, अपने इखलाक को बेहतरीन करना पड़ेगा। तो आप भी अपनी कहानियाँ भेजिए, आपकी कहानी को भी इंशाल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊँगा। और ये आज की कहानी थी, उम्मीद है कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। मेरा व्हाट्सअप का नंबर है 009292, पाकिस्तान का कोड है 3136655500। रिपीट करूँगा 00923136655500। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, अपनी कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है स्टोरी, STORY, इंग्लिश में या उर्दू में स्टोरी लिख दें आखिरी लफ्ज़, या फिर OCS लिख दें। OCS का मतलब है O फॉर ऑफ, C फॉर कैमरा, S फॉर स्टोरी। प्रोग्राम का नाम भी OCS है। OCS लिख दें तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। अगर आप एंड में स्टोरी या OCS लिखना भूल जाएंगे तो फिर आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। तो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।